नमस्कार दोस्तों, आज अपन तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध पढ़ते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ, द्वितीय युद्ध में क्या हुआ, किसने क्या गलतियां करी और कैसे एक जो भारत पे राजपूत राजाओं का शासन था कैसे एकदम से चेंज होके सल्तनतकालीन शासक और मुग़ल शासक, अफ़गान शासक, तुर्क शासक उनकी तरफ डिसाइड हो गया और भारत का एक जो स्वर्णिम भविष्य था वो धीरे धीरे खिसकता हुआ मुग़ल और सल्तनत काल वाले शासकों की गोदी में जाके बैठ गया। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं, सबसे पहला युद्ध होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। तराइन का युद्ध, तराइन एक जगह है जो हरियाणा के अंदर स्थित है, करनाल के पास में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में कम से कम कोई इतिहासकार 17 युद्ध लिखता है, कोई इतिहासकार 23 युद्ध लिखता है, कोई इतिहासकार जैसे अपन हिस्टोरिकल फैक्ट के हिसाब से दो युद्ध जिनको इम्पोर्टेंट माना जाता है वो तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध है। बाकी ऐसे कंफर्म पता नहीं चलता कि कितने युद्ध हुए, बहुत से युद्धों के बारे में कहा जाता है। जैसे एक मोहम्मद नैन्सी हमारे इतिहासकार है मारवाड़ रियासत के, उन्होंने 17 युद्ध लिखे। अब मैं आपको इन युद्धों के बारे में, जो स्पेशली 2 युद्ध हैं उनके बारे में आज आपको बताता हूँ। प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन हरियाणा में एक जगह पड़ती है, वहाँ युद्ध हुआ। युद्ध क्या होता है कि 1192 में जब पूरे भारत पे, उत्तरी भारत में पृथ्वीराज चौहान का कब्जा हो चुका था, तब पंजाब, पश्चिम पंजाब की तरफ से हमारे पूरी पंजाब के अंदर एक जगह पड़ती है अमृतसर, उसे उस टाइम में तबर हिंद कहा जाता था। तबर हिंद, जिसे आज का अमृतसर कहा जाता है। तबर हिंद पे आके मोहम्मद गौरी अटैक कर देता है और तबर हिंद को अपने कब्जे में ले लेता है। तो पंजाब का एक अच्छा सूबा अमृतसर जिसे कहा जाता है, रियासतकालीन एक अच्छी राजधानी रही है, उस पर आगे कब्जा कर लेता है। अब ये अमृतसर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र में आता था। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेके जाते हैं। तराइन जगह पड़ती है हरियाणा के अंदर। उस तराइन के अंदर जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती है तो भाई साहब क्या मारा है पृथ्वीराज चौहान ने उसको, गजब भगा भगा के मारा गौरी को। और गौरी अपनी चप्पलें उठाता हाथ में और वहाँ से 9-11 हो जाता है। इतना खूब मारा गौरी को, गौरी घायल हो जाता है युद्ध के अंदर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हर चीज़ में महारत हासिल थी, युद्ध कला में, कूटनीतिक भी थे वो। तो उन्होंने उसको उस टाइम में कहा जाता है कि पकड़ भी लिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसको पकड़ भी लिया गया, गौरी को पकड़ लिया गया और पकड़ के अजमेर लाया गया। जब गौरी को पकड़ लेते हैं तो शायद कुछ इतिहासकार कहते हैं कुछ कि गौरी को छोड़ दिया गया कुछ टाइम बाद। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि गौरी के पृथ्वीराज चौहान ने अपनी माता के कहने पे छोड़ दिया। जबकि कुछ ये भी होता है, जैसे पृथ्वीराज चौहान ये मानते हैं कि हमारी संस्कृति नहीं रही किसी को मारने पीटने की, चलो कोई बात नहीं, गलती कर दी, वो इंडिया में एंट्री कर गया तो हम उसको वापस छोड़ देंगे। तो ऐसा सोच के, और गौरी ने भी वहाँ गिड़गिड़ाने लग गया, गौरी हाथ जोड़ने लग गया, भाई साहब ताकि काली गाय हूँ, छोड़ दो। तो छोड़ने से छोड़ दिया उसको। फिर गौरी अपने देश वापस चला जाता है। गौरी आया था अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान, कंधार एक अफ़गानिस्तान में जगह हुआ करती थी, काबुल जो अभी राजधानी है, कंधार पड़ता है, वहाँ से गौरी आता है। गौर प्रदेश कहा जाता है। गौर प्रदेश था अफ़गानिस्तान के अंदर। उस गौर प्रदेश के होने के कारण गौरी नाम पड़ा, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को गिरफ्तार किया और तबर हिंद और छोड़ दिया वापस, अपनी माता के कहने पर, कुछ ऐसे इतिहासकार लिख देते हैं। इसके बाद गौरी चुप नहीं बैठता है। गौरी चुप नहीं बैठता। अपने शासकों की यही गलतियाँ थी कि अपने शासक जो हुआ करते थे वो हमेशा, एक सनातनी परंपरा ये रही है कि किसी को मारा पीटा नहीं गई। युद्ध अगर जीत भी गए, शासन क्षेत्र जीत भी लिया तो भी वापस दे दिया करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने भी यही किया, गौरी को वापस ससम्मान भेज दिया, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। एक शासक को पकड़ने के बाद या तो उससे संधि शर्तियाँ कुछ ना कुछ मनवा लो, और नहीं तो उसको जिंदा मत छोड़ो, उसको मार दो। ये युद्ध नीति कहती है, चाणक्य की युद्ध नीति यही कहती है कि कोई शासक अगर अटैक करने आया है, आप पे खुद आया है, आपने नहीं किया, खुद आया है, तो फिर उसको मार दो, क्योंकि गलती उसने भी करी है। जब गौरी वापस जाता है तो गौरी ये अपमान नहीं भूल पाता। अपमान ये नहीं भूल पाता है तो अगले ही साल गौरी वापस आता है। सन रहता है 1192 में। इसे कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 में ईस्वी तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी। होता क्या है, एक छोटा सा ब्रीफ स्केच में आपको पृष्ठभूमि समझाऊं।
मोहम्मद गोरी का एक भाई रहता है जो वहाँ पे गौर प्रदेश में शासन करता है। ऐसा गोरी अब झूठ बोलता है या सच बोलता है इसका कंफर्म पता नहीं है। गोरी ये कहता है कि मेरे को तो मेरे भाई ने धमकाया इसलिए यहाँ युद्ध करने आया हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता, क्योंकि पहला युद्ध में हारा हूँ, दूसरे भी जीतने की उम्मीद नहीं मेरे को, इसलिए युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं तो केवल भाई के कहने पे आया हूँ। वो ये कहता है, जबकि होता कुछ अलग है। जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की दोनों की सेनाएं आमने सामने आ जाती है, तराइन के मैदान, वही तराइन का मैदान जहाँ 1 साल पहले पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया, उसी मैदान में दोनों सेनाएं आके आमने सामने बैठ जाती है। तो इधर से एक किवाम उल मुल्क नाम का सैनिक होता है, दूत होता है, उसे मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के पास भेजता है कि अधीनता स्वीकार कर लो। जो आदमी पिछले युद्ध में जूत खा के गया है और वही आदमी अब अगले साल आके कह रहा है कि आप अधीनता स्वीकार कर लो, अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं तो गलत होगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको सीरियस नहीं लिया, क्योंकि जब अपने एक बार किसी को हरा देते हैं तो क्या है कि हरा लेंगे, इतनी छोटी सी बात ही तो है। जब गोरी को आमने सामने बैठे टेबल पे दोनों आके, एक तरफ 10 किलोमीटर के उधर गोरी बैठा था, गोरी की सेना बैठी थी, इधर पृथ्वीराज चौहान की सेना बैठी थी। तो पृथ्वीराज चौहान उधर उनसे मिलने गया तो गोरी ने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ के कहा, भाई साहब एक बार बुरा मारा, अब मत मारना। हुआ क्या है कि मेरा गौर प्रदेश में मेरा भाई बैठा है, शासन वो कर रहा है, अगर मैं यहाँ अटैक करने नहीं आता तो वो मेरे को मारता। तो ऐसे करते हैं, आप और हम दोनों 1 महीने तक चुपचाप बैठे रहेंगे, फिर उसके बाद में मेरे देश चला जाऊँगा, फिर भाई को जाके कुछ ना कुछ कह दूँगा, बहाना बना लूँगा कि नहीं पकड़ पाया या नहीं हरा पाया, कुछ ऐसा कर लेंगे। तो उससे क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान संतुष्ट हो जाता है कि ठीक है यार, अपने क्या जा रहा, अपने भी 1 महीना बैठ जाते हैं, ये भी 1 महीना बैठा रहता है, कहाँ तकलीफ है। यही पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती थी कि आप किसी को मौका मत दो। अगर आपके देश में रहते हुए आपने उसको मौका दिया और उसको बैठने दिया, होता क्या है ये देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये इधर पृथ्वीराज की सेना बैठी है, इधर गोरी की सेना बैठी, और सेना पृथ्वीराज की कम है, इनकी कम है, इनकी ज़्यादा है। ये तो आया बिल्कुल तैयारी के साथ, अपने वाले की पृथ्वीराज की सेना कम है। इसका कारण मैं बताऊंगा आपको। इसका कारण क्या है कि पृथ्वीराज ने अपने आसपास के सभी राजाओं को मारा, भगा के जूत देके मारे, पड़ोसियों को सबको मारा, MP वालों को हराया, दिल्ली वालों को हराया, हरियाणा वालों को, पंजाब वालों को, सबको ठोका, गुजरात वालों को सबको ठोका। तो इसकी सेना फिर इधर अजमेर की सिक्योरिटी, दिल्ली की सिक्योरिटी के लिए भी रेड छोड़नी पड़ती थी। कुछ सेनापतियों को ये बाकी पीछे छोड़ के गया था, कुछ को लेके वहाँ चला जाता है तराइन के मैदान में। इधर ये भाई पूरी तैयारी से आया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जीत के जाऊँगा। अब छल कपट साम दाम दंड भेद चाणक्य की नीति, किसी के तहत मेरे को तो युद्ध जीतना ही जीतना है। होता क्या है, 1 महीने तक दोनों सेनाएं आमने सामने बैठी हैं, कोई अटैक नहीं कर रहा है, कोई स्टार्टिंग नहीं कर रहा है। उसके बाद अब देखना क्या हुआ था, जब 1 महीना हो गया तो पृथ्वीराज चौहान ने देखा यार अटैक वटैक तो होना नहीं है, अपने तो ऐसे करो, अजमेर से दिल्ली से नाचने गाने वाले बुला लिए, दिन रात पार्टी हो रही है भाई, दमादम डीजे चल रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, और डीजे का गाना भी खूब ज़ोरदार का धुआं कर देंगे ऐसे गाने चला रहे हैं पृथ्वीराज जी। और रात को मीट पार्टियाँ हो रही है। अब जो आदमी रात को मीट पार्टियाँ ये करेंगे तो फिर सुबह सीधी सी बात है आराम से उठेंगे। एक रात क्या होता है, मोहम्मद गोरी क्या करता है, एक पूरा का पूरा आग लगा देता है अपने आसपास। जिधर मोहम्मद गोरी का डेरा था वहाँ पे मोहम्मद गोरी ने क्या कर दी, बड़ी आग लगा दी। जैसे सर्दी का टाइम था तो ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पे सैनिक तप रहे हैं बैठ के, नाइट के अंदर, ये नाइट का माहौल था, तप रहे हैं, ऐसा लगा, ऐसा माहौल बना दिया उसने कि सैनिक तप रहे हैं। तो दूर से जो पृथ्वीराज की सेना बैठी थी उसने ये सोचा कि वहाँ केवल कुछ सैनिक तप रहे होंगे इसलिए है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। गोरी उसी टाइम गेम खेलता है। गोरी ने क्या किया, ये सेना आमने सामने बैठी है, आपको लगेगा अटैक यहाँ से होगा, गोरी ने अटैक किया इधर से, ये इधर से अटैक होता है। और अटैक कितनी बजे करता है, जब राजपूत राजा इधर के पृथ्वीराज चौहान की सेना नाच गा के आराम से पार्टी करके सोती है 11 बजे, उसके बाद भाई स्टार्टिंग करता है। 10 किलोमीटर का ये गैप था, इधर से 10, 15, 20 किलोमीटर घेरते हुए अपनी सेना को भेजता है, और सेना को भेज के अटैक होता है। और अटैक होता है सुबह 4 बजे। कितनी बजे अटैक होता है, सुबह 4 बजे। और जैसे ही 4 बजे होता है तो 4 बजे उसकी सेना के कुछ बुजुर्ग सैनिक थे, वो उठ के लोटा लेके जा रहे थे, बोतल लेके, जिसको जो मिला वो लेके जा रहे थे। कहीं पानी इकट्ठा होता तो तालाब किनारे भी चले जाते हैं। अब 4 बजे जिन सैनिकों के हाथ में है लोटा, और उस सेना के हाथ में तलवारें, हाथी घोड़े से सेना, और अटैक होता पृथ्वीराज चौहान पर।
भाई साहब पृथ्वीराज चौहान की सेना को बिना हथियारों के मारा जाता है। ये युद्ध नहीं, ये छल कपट है। अगर युद्ध है, तेरी माँ का दूध पिया तूने, जैसे वो हमारे एक गायक कलाकार है वो ओमजी मंडल, वो कहते हैं कि तूने तेरी माँ का अजवान का पिया हो कुछ तो आके दिखा मैदान के अंदर। वो वाली बात है। सामने से तो इनकी हिम्मत नहीं हुई, साढ़े पीछे से अटैक किया और मोहम्मद गोरी ने भाई साहब आधे 1 घंटे 2 घंटे के अंदर सेना समेट दी पूरी पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज को पता ही नहीं चला हुआ क्या। भाई पृथ्वीराज तो सो रहा था आराम से डेरे के अंदर। कुछ पता चला, पृथ्वीराज निकला, तब ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज इनकी सेना में युद्ध हुआ, जो पृथ्वीराज हाथी पे बैठा था और गोरी घोड़े पे बैठा था। तो घोड़ा वाला थोड़ा सा मजबूत होता है इस मामले में, हाथी वाला कुछ नहीं कर सकता आपके सामने। हाथी को न तो वो ज़्यादा तेज़ भगा सकता है ना कोई बात, और घोड़े वाला तो 1 मिनट में पता नहीं कितने चक्कर लगा देगा। तो पृथ्वीराज के साथ यही हुआ, पृथ्वीराज हाथी पे था। पृथ्वीराज बहुत जल्दी हाथी से उतरता है और घोड़ा लेता है। अब उस टाइम में ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि उस दिन चिटिंग हो गई पृथ्वीराज के साथ में। उस दिन पृथ्वीराज का घोड़ा चेंज कर दिया गया और पृथ्वीराज का घोड़ा एक वहाँ दूसरा लगा दिया गया। एक दूसरा घोड़ा वहाँ जो लाया गया उसका नाम था नाट्यरंबा। मतलब पृथ्वीराज उस घोड़े पे चढ़े और वो घोड़ा डांस करे। पृथ्वीराज का दिमाग खराब, घोड़ा डांस। अपन अभी शादियों देखते ही हैं और नचारे बिंद राजा को बिठा के। पृथ्वीराज के साथ यही हो गया, पृथ्वीराज घोड़े पे चढ़े और घोड़ा डांस करे और पृथ्वीराज इधर उधर ही घूमे और चारों तरफ गोरी की सेना पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर लेती है। जब पृथ्वीराज को गोरी की सेना गिरफ्तार करती है, वो जगह होती है सिरसा, हरियाणा का एक जिला है सिरसा। उस सिरसा में पृथ्वीराज को गिरफ्तार किया जाता है। फिर यहाँ से स्टार्ट होती कहानियों का दौर। इतिहास भी रहता है, लेकिन उसमें कुछ नमक मिर्च मसाले के रूप में कहानियाँ भी ऐड की जाती है। कंप्लीट अपन झूठ नहीं बोल सकते तो कंप्लीट सच भी नहीं बोल सकते कि क्या हुआ होगा उस दिन। तो ये एक आज जो बात करें वो 10 दिन बाद उस बात में नमक मिर्च मसाले लग के पता नहीं कैसी बन जाती है। एक हसन निजामी नाम का इतिहासकार था जो मोहम्मद गोरी की सेना के साथ आया था। उसने एक किताब लिखी ताजुल मासिर। वो ताजुल मासिर में ये लिखता है कि हमने पृथ्वीराज को सिरसा से गिरफ्तार किया, उसके बाद अजमेर लेके गए। अजमेर लाए तो अजमेर में जो किला था पृथ्वीराज का तारागढ़, उसके बाद पृथ्वीराज को 10-12 दिन तक पिंजरे में कैद करके रखा गया और उसके बाद मार दिया गया। ये तो है पहली कहानी, जो कौन बताता है? हसन निजामी बताता है। दूसरी कहानी जो खतरनाक कहानी वो स्टार्ट होती है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई क्या बताता है अब वो बताता हूँ मैं आपको। चंद्रवरदाई क्या कहता है? चंद्रवरदाई के बारे में ये कहा जाता है कि ये पृथ्वीराज का दोस्त था, और ये भी कहा जाता है कि जिस दिन पृथ्वीराज पैदा हुआ उसी दिन चंद्रवरदाई पैदा हुआ, जिस दिन चंद्रवरदाई मरा उसी दिन पृथ्वीराज मरा। दोनों के बारे में सेम कहा जाता है कि दोनों एक दिन पैदा हुए एक दिन मरे। चंद्रवरदाई ने क्या किया, एक किताब लिखी पृथ्वीराज रासो नाम से। पृथ्वीराज रासो एक किताब है, वो किताब लिखी और उस किताब के अंदर आपने वो फेमस डायलॉग सुना होगा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान और मच चुके चौहान। ये जो कोटेशन है ये पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने लिखा है। चंद्रवरदाई की कहानी स्टार्ट कैसे होती है वो आपको बताता हूँ। चंद्रवरदाई कहता है कि सिरसा से जब पृथ्वीराज को गिरफ्तार किया जाता है तो पृथ्वीराज को गिरफ्तार करने के बाद पृथ्वीराज को ले जाया जाता है गजनी। जो गजनी उस टाइम में अफगानिस्तान की राजधानी हुआ करती थी। गौर प्रदेश जहाँ से गोरी आया था वो गजनी उसकी राजधानी थी, कैपिटल हुआ करती थी। वहाँ इसको ले जाया गया और पृथ्वीराज को जेल में डाल दिया। और पृथ्वीराज को जेल में डालने के बाद उसकी जैसे मुगल आक्रांता ज़्यादातर शासक किया करते थे, उसकी दोनों आँखों में सरिये डाल के उसकी आंखें फोड़ दी गई। ये चंद्रवरदाई बताता है। उसके बाद क्या किया गया कि पृथ्वीराज को जेल में डाला गया और पृथ्वीराज अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन चंद्रवरदाई गोरी को ये बात कहता है कि आपने जिसको गिरफ्तार किया हुआ है ना, ये कोई नॉर्मल पुरुष नहीं है, ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये राजा है और इसको ऐसी ऐसी कलाएँ आती है, उससे ये आपका दरबार का मनोरंजन करेगा। आप इसका यूज लो, आप इसका मनोरंजन करवाओ आपके दरबार का। तो पृथ्वीराज गोरी ने पूछा ऐसे क्या जानता कलाएँ है? क्या ये भाई आके फोड़ दी आपने इसकी? कहाँ फोड़ दी? इसके बाद भी ये तीर लगा लेगा बिल्कुल सटीक जगह।
क्या सटीक जगह लगा देगा? क्या बिल्कुल सटीक जगह लगा देगा। क्या दरबार आयोजन करते हैं। अगले दिन दरबार का आयोजन किया गया। गौरी एक ऊंचे सिंहासन पे बैठ गया और गौरी एक ऊंचे सिंहासन पे बैठा और नीचे पृथ्वीराज को खड़ा कर दिया। जब पृथ्वीराज को नीचे से खड़ा किया तो गौरी ऊपर एक कोई निशानी बांध दी जाती कहीं भी साइड में, कि जैसे ही घंटा बजे, यहाँ पे एक घंटा लगा दिया कि ये जैसे ही घंटा बजे टक की आवाज़ आए आपको उसी जगह निशाना लगाना है। कहा था ना कि भाई शब्द वेदी बाण है। एक शब्द वेदी बाण या तो पृथ्वीराज जानता है। उससे पहले अपन जब अपनी माइथोलॉजी में देखते हैं तो ये पता करते हैं कि एक सरयू नदी के किनारे क्या नाम था उसका, या श्रवण पुत्र था। श्रवण ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाई थी, तो सरयू के किनारे वो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहा था। तब राजा राम के पिता दशरथ उस सरयू नदी के किनारे शिकार करने जाते हैं। राजा दशरथ को ये टेक्निक आती थी कि वो जहाँ से आवाज़ आएगी उधर ही तीर मारेगा, चाहे वो कोई भी हो। फिर तो वो शिकार खेलने गए थे नाइट के अंदर, और जैसे सरयू नदी के किनारे वो श्रवण पानी लेने के लिए अपना हाथ सरयू नदी में डालता है, उसी तरह वो तीर लगाता है राजा दशरथ और उसको मार देता है। उसे कहते हैं शब्द वेदी बाण। तो पृथ्वीराज को ये टेक्निक आती थी शब्द वेदी बाण की। तो पृथ्वीराज के लिए दरबार सजाया गया। पृथ्वीराज को जैसे ही घंटे की आवाज़ ही उसी जगह मारना था उसको निशाना। लेकिन चंद्रवरदाई पहले पृथ्वीराज को ये सिखा देता है कि आपको क्या करना है, मैं कुछ बोलूँगा आपको उसी जगह निशाना लगाना है, ना कि वो जैसे घंटे की आवाज़ है वहाँ लगाना है। ये पहले सिखा दिया गया। तो उस टाइम में चंद्रवरदाई बोलता है कि 4 तो बाँस हैं, उसके बाद 24 गज है, फिर उसके बाद अंगुल-अष्ट है, और उसके ऊपर बैठा कौन? गौरी, मोहम्मद गौरी। आपको वहाँ निशाना लगाना। इतना सटीक ज्ञान कि 4 बाँस जितनी दूरी होती है, 4 बाँस 24 गज, उसके बाद जोड़ लो अंगुल 8 जोड़ लो, उसके बाद बैठा गौरी, और उसी पे निशाना लगाना, ना कि आपको इधर घंटे की तरफ निशाना लगाना। और यही किया पृथ्वीराज ने। जैसे ही घंटा लगा, पृथ्वीराज ने घंटे की तरफ तो लगाया नहीं, और गौरी ने जो चंद्रवरदाई ने जो कोटेशन बोला था 4 बाँस 24 गज अंगुल-अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मच चुके चौहान, और इधर से लगता तीर, और गौरी उसी टाइम ख़त्म। गौरी का पूरा किस्सा ही ख़त्म कर दिया। ये एक कहानी बताता है चंद्रवरदाई। इसके बाद चंद्रवरदाई कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को कटार से मार दिया। तो चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने आपस में एक दूसरे को कटार मारी और अपनी जीवन लीला ख़त्म कर ली। ये कहानी बताता है चंद्रवरदाई अपनी किताब पृथ्वीराज रासो के अंदर, जो मैंने आपको बताई। अब 4 बाँस 24 गज वाली कहानी बताई, इसकी सत्यता पर निशान कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल फैक्ट है। मेरे कॉलेज के अंदर हिंदी साहित्य था, और हिंदी साहित्य में मेरे एक किताब चलती थी पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई की लिखी हुई। उस पृथ्वीराज रासो का हिंदी साहित्य में क्या काम? तो हकीकत तो ये है कि जो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी वो हिस्टोरिकल बुक है ही नहीं, वो है हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में कवि की कल्पनाओं के हिसाब से ये बना दी कहानी, जो आज भी हिंदी साहित्य में पढ़ाई जाती है। जबकि इतिहासकार इस किताब को मानते ही नहीं है, ख़त्म, ये किताब है ही नहीं, इसको मानते ही नहीं। और इस किताब का पता तो कब चलता है, जब 1652 से 70 के बीच में मेवाड़ महाराणा राज सिंह रहता, वो आसपास से किताबें इकट्ठी करवाता है, उसमें इस किताब को लाया गया था। जो 1192 का युद्ध होने के बाद में 400-500 साल बाद ये किताब निकली थी। अब इस किताब की सत्यता पे क्वेश्चन उठना जायज़ है। ये तो वो क्वेश्चन है जो इसकी सत्यता पे सवाल उठे। एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये कहता है कि 2-3 साल बाद में गौरी को मार दिया गया, जबकि होता क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। होता क्या है, इतिहासकार लिखते हैं कि गौरी को मारा गया 1206 में, युद्ध हो रहा है 1192 में। चंद्रवरदाई कह रहा है 1-2 साल बाद मार दिया, जबकि इतिहासकार कह रहे हैं 1206 के अंदर पंजाब में खोखर जनजाति है, खोखर जनजाति के साथ गौरी लड़ाई करता है, और उस खोखर जनजाति ने गौरी को सल्टा दिया। ये इतिहासकार लिखते हैं। तो इन दोनों जो कहानियाँ विरोधाभास है एक दूसरे के। अब किसको कहानी को सत्य माना जाए वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि आपको कुछ जो अच्छी लगती है उसी को मान लेना। जबकि अपने जो कण कण में बसी हुई है वो तो 4 बाँस 24 गज वाली कहानी बसी हुई है।
अब अपन आते हैं कि आखिरकार पूरा युद्ध मैंने आपको समझाया, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। इन दोनों युद्धों के पीछे जो द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान हारता है, उसमें हारने के कारण बताता हूँ मैं आपको कि एक की पोस्टमार्टम करते हैं उस युद्ध का कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हार गया। सबसे पहली कमी जो पृथ्वीराज चौहान की थी कि पड़ोसी राजाओं ने मदद ही नहीं की। पड़ोसी राजा मदद के लिए आए ही नहीं। उसका कारण ये था कि पृथ्वीराज ने उससे जस्ट पहले इन सभी को मारा था भगा भगा के। अपने पड़ोसियों के साथ कभी ऐसा व्यवहार मत करो कि वो आपके काम ही नहीं आए। मैं एक बात बता दूं, आप कहीं दूर रह रहे हो ना, तो अपने पड़ोसियों से व्यवहार जरूर अच्छे बनाओ। क्यों? कि आगे परिवार वाले पता नहीं कब आएंगे, लेकिन आपके पड़ोसी सबसे पहले आएंगे। और पृथ्वीराज की सबसे बड़ी गलती यही निकली, पड़ोसी एक भी मदद करने नहीं आया। चाहे एमपी वाले चालुक्य हो, चंदेल हो, कोई नहीं आया। दूसरा, गोरी को युद्ध की तैयारी का टाइम दे दिया। गोरी को 1 महीने वहाँ बैठने ही नहीं देना चाहिए था। जब अपन पहले से एक युद्ध जीते हुए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे है, अपने को जाते ही अटैक करना चाहिए था। आपने 1 महीने का टाइम दिया, फिर वो उस टाइम में छल कपट करेगा, ये कन्फर्म बात है। गोरी एक कूटनीतिक कमांडर था। गोरी, वो कहता है ना कि गोरी लोमड़ी की तरह चालाक था। जितना आदमी गोरी जितना ज़मीन से बाहर था, उतना अंदर और था। तो गोरी कूटनीतिक कमांडर। पृथ्वीराज के दिमाग में ये ऐसी बातें नहीं आती थी कि आपको छल कपट करना है। अपनी परंपरा नहीं लड़ी, अपन धर्म युद्ध लड़ते थे आमने सामने की, जो होगा जो देखा जाएगा। इससे अगली पृथ्वीराज की सेना भी कम थी। ये भी एक कारण था कि पृथ्वीराज को कॉन्फिडेंस ही बहुत ज़्यादा था, शायद और कॉन्फिडेंस हो गया वो, क्योंकि आपके पास सेना वैसे ही कम है। आपकी सेना आपकी राजधानी में पड़ी है, आपकी राजधानी की सिक्योरिटी कर रही है। तो उस टाइम में आपको अगली सेना का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था। आपका जासूसी बिल्कुल ख़त्म था। अगला जो मैं बताना चाहूँ, उनका गोरी का जो जासूस डिपार्टमेंट था वो बहुत ख़तरनाक था। गोरी ने अपने जासूसों के साथ ये पता करवा लिया कि ये रात में करते क्या हैं। जो सेना के बीच में 10 किलोमीटर का डिफरेंस था, और पृथ्वीराज की सेना नाइट में क्या करती है, नाच गाने करती है, खाना पीना पार्टी करती है, ये करती है, उसके बाद सोती है, कितने बजे वापस उठती है। पृथ्वीराज क्या करता है क्या नहीं करता, अपने जासूसों की मदद से गोरी ने ये ज़रूर पता करवा लिया कि क्या क्या करता है पृथ्वीराज। उसकी दिनचर्या पता कर ली, और ये इसके कारण कि पृथ्वीराज आखिरकार हारना पड़ा तराइन के मैदान में। तो ये कहानी थी प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध की, प्रथम द्वितीय के युद्ध की। जो प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीतता है, द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और उस युद्ध का, इस युद्ध का महत्व अगर अपन देखें तो इतना खतरनाक है महत्व है। इस युद्ध के बाद ही भारत में मुग़लों की एंट्री होती है। तो आपको ये युद्ध कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आपको कोई और युद्ध समझना हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।